जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 01/2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 30 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 29 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि 1802 की बशीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज तथा बाजीराव प्रथम के बीच, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, फ्रांसीसी तथा बाजीराव प्रथम और डच और बाजीराव द्वितीय। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो एक नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड डलहौजी के, लॉर्ड कैनिंग के, सर हेनरी हार्डिंग के और लॉर्ड लॉरेंस के। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? तो सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, लॉर्ड कैनिंग, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर तीन प्रश्न है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड कैनिंग। बताइए यहाँ पर तीन प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित किया गया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर तीन प्रश्न का सी बता रहे हैं, लॉर्ड कर्जन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर चार नंबर प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की थी? नवंबर 1856 में, दिसंबर 1856 में, जनवरी 1857 में और फरवरी 1857। बताइए यहाँ पर चार नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो चार नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, दिसंबर 1856, बिल्कुल ही सही जवाब है। और जो यहाँ पर चर्बी वाले कारतूस और एनफील्ड राइफल शामिल किया गया था, ये 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण में से एक था। नेक्स्ट यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? त्रिपिटक में, विनय पिटक। बताइए यहाँ पर पाँच नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही है? बौद्ध संघ के नियम मूलतः किस पुस्तक में दिए गए हैं? तो पाँच नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, यानी विनय पिटक, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवानाप्रिय कहलाता था? कुणाल, दशरथ, शालीशुक और संप्रति। बताइए यहाँ पर छः नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवनाप्रिय कहलाता था? तो छः नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, दशरथ, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर सात नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? पुष्य मित्र, शुंग, खारवेल, गौतमी पुत्र सातकर्णी और वासुदेव। बताइए यहाँ पर सात नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? तो सात नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर आठ नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि राजश्री कौन थी? हर्ष की माँ थी, हर्ष के बड़े भाई की पत्नी थी, हर्ष की पत्नी थी और हर्ष की बहन थी। बताइए यहाँ पर आठ नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर आठ नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं और हर्ष की बहन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर नौ नंबर प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन सा संस्कृत में जाम्बती कल्याणम का लेखक था? कृष्णदेव राय, आलासानी पेडाना, ऑप्शन नंबर सी है तेनाली रामलिंगा और डी है नंदी तिम्मन। बताइए यहाँ पर नौ नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? इनमें से कौन संस्कृत में जाम्बती कल्याणम का लेखक थे? तो नौ नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, कृष्णदेव राय, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानते हैं।
तथा उसके जाति नहीं पूछते। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? ऑप्शन नंबर ए है रामानंद, बी है दादू, सी है नानक और डी है रामानुज। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, नानक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि बाबर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा उसके पुत्र हुमायूं ने प्रदान किया था। हुमायूं को यह हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? दिल्ली से, मेवाड़ से, ग्वालियर से और फरगाना से। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ग्वालियर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो को, शमसुद्दीन वली को, गनी कश्मीरी को और डी है मीर तकी मीर को। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, शमसुद्दीन वली, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है भारत के निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? रेगुन मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल मिट्टी। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, रेगुन मिट्टी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। रेगुन जो मिट्टी होता है इसका कलर होता है वो काला होता है, जिसके कारण इसको काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि सूरज से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन सा जीवन सुरक्षा करता है? ट्रोपोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ओजोन की परत और धुंध। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सूरज से जो निकलने वाले विनाशकारी रेडिएशन होता है, निम्न में से कौन जीवन की सुरक्षा करता है? तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, ओजोन परत, बिल्कुल सही जवाब है। ओजोन परत किस मंडल में है? तो ये संताप मंडल में है, याद रखिएगा। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? महानदी, ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी नदी, सी है नर्मदा नदी और डी है कावेरी नदी। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी है जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बताए, नर्मदा नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। जितने भी नदी पश्चिम से पूर्व दिशा में बहती है सभी के सभी डेल्टा निर्माण करती है, और जो पूरब से पश्चिम दिशा में बहती है वह एस्चुअरी का निर्माण करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, सहकारी कृषि और भू जोत का छोटा आकार। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं कि सहकारी कृषि, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि महान हिमयुग का संबंध किससे है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? महान हिमयुग का संबंध किससे है? तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, प्लीस्टोसीन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा नदी है जो कि उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, महानदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत की अधिकतम लाभ देने वाली है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति है जो कि भारत में लागत की अधिकतम लाभ देने वाली है? तो 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, वर्षा के जल का संचयन करना, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि विश्व वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन,
उष्णकटिबंधीय वन और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। बताइए यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व में कौन सा वन क्षेत्र सबसे अधिक प्रतिशत में फैला हुआ है। तो 20 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए सूर्य ग्रहण कब लगता है। देखिए ये सूर्य है और ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है। तो देखिए ये सूर्य, ये चंद्रमा और ये पृथ्वी, जब जो ये चंद्रमा है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो उस टाइम सूर्य ग्रहण कहते हैं, क्योंकि जो सूर्य का प्रकाश है यह पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, जिसके कारण सूर्य नहीं दिखाई देता है, इसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं। तो जब देखिए ये है, मान लेते हैं सूरज है और ये है चंद्रमा है, ये सूरज है और ये चंद्रमा है और बीच में पृथ्वी, यानी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए और सूर्य का प्रकाश से चंद्रमा पर नहीं पड़े, जिसके कारण हमको चंद्रमा चमकते हुए नज़र नहीं आते, इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है उसी को सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन और 365.75 दिन। बताइए यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग कितने समय लगते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 365.25 दिन बिल्कुल ही सही जवाब है। यही 2-5 और 4 साल में एक दिन बढ़ा देता है, जिसको लीप ईयर बोला जाता है, और फरवरी में वो 29वां महीना हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति और लोकसभा के प्रति। बताइए यहाँ पर 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं लोकसभा के प्रति बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति की परीक्षण करती है। अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण और बंदी प्रत्यक्षीकरण। बताइए यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्न में से कौन सी एक याचिका है जो कि अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। तो 24 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं उत्प्रेषण बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। 63वें संविधान संशोधन, 62वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन और 60वें संविधान संशोधन। बताइए यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 25 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 61वें संविधान संशोधन बिल्कुल ही सही जवाब है। 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत जो मतदान का आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न की बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदर्श है ऑल इंडिया रेडियो का। ऑप्शन नंबर बी है दूरदर्शन का। ऑप्शन नंबर सी है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। बताइए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 26 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी ऑल इंडिया रेडियो बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। ऑप्शन नंबर ए है विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक की ठीक पूर्व तक नए अध्यक्ष के चुने जाने तक जब तक वह चाहता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 27 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक की ठीक पूर्व तक
वो अपने सीट पर बने रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होता है? लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा का विपक्ष नेता और डी है राज्यसभा का विपक्ष नेता। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में कौन सदस्य नहीं होते, कौन उसमें सम्मिलित नहीं होते हैं? तो 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, यानी राज्यसभा के सभापति, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर और डी है प्राकृतिक संसाधनों की कमी। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, प्राकृतिक संसाधन की कमी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न की आर्थिक नियोजन विषय है संघ सूचिका, राज्य सूचिका, समवर्ती सूचिका और डी है उपयुक्त सभी का। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? आर्थिक नियोजन किसका विषय है? तो समवर्ती सूचिका है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 31वां प्रश्न है कि संघीय सरकार की बजटों में राजकोषीय घाटे के बड़े भाग का पूर्ति की जाती है कर आगम से, घरेलू उधार से। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? दोनों ऑप्शन में से कौन सा सही है? तो संघीय सरकार के बजटों के राजकोषीय घाटे के बड़े भाग की पूर्ति कहाँ से की जाती है? तो घरेलू उधारों से। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा निर्यातकों के विभिन्न जोखिमों हेतु बीमा प्रदान करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो निम्नलिखित संगठनों में से कौन सा निर्यातकों के विभिन्न जोखिमों हेतु बीमा प्रदान करता है? तो ये है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है, बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी, किसके शासनकाल में? यहाँ पर प्रथम जनगणना की बात की जा रही है। लॉर्ड डॉफरिन के काल में, लॉर्ड लिटन के काल में, लॉर्ड मेयो के काल में और लॉर्ड रिपन के काल में। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भारत में अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना हुआ था वह लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में हुआ था और 1881 ईस्वी के बाद से नियमित जनगणना होने लगा। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि नवी मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना किस देश के वित्तीय एवं तकनीकी सहायता से की जा रही है? रूस, फ्रांस, इजराइल और जापान। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। 35वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? जैसे बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर जो दिया गया है टोकोफेरॉल बेरी ये गलत है। बाकी यहाँ पर जो है ऑप्शन है बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। जो टोकोफेरॉल है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है और बेरी रोग किस विटामिन के कमी से होता है? तो ये विटामिन बी के कमी से होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि निरपेक्ष शून्य तापमान पर अणुओं की गतिज ऊर्जा अधिकतम हो जाती है, न्यूनतम हो जाती है, स्थिर रहती है, शून्य हो जाती है। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, न्यूनतम हो जाती है, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को, कोशिका झिल्ली को और सेंट्रोसोम को। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है?
त्रिभुजाकार, पिरामिड, अष्टफलकीय, समतलीय और चतुष्फलकीय। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है उसका अणु का आकार होता है अष्टफलकीय। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 39वां प्रश्न के किसी तत्व के गुणों को प्रदर्शित करता है उसका परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, अणु भार और तुल्यांकी भार। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसी तत्व के उसको गुणों का कौन प्रदर्शित करता है, तो परमाणु क्रमांक ही प्रदर्शित करता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि गर्म करने से विस्तारण केवल ठोस पदार्थ में होता है, पदार्थ का भार बढ़ा देता है, पदार्थ का घनत्व घटा देता है, सभी द्रवों और ठोस पदार्थों में समान दर से होता है। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यानी गर्म करने पर विस्तारण जो होता है वो क्या होता है, तो जिस भी पदार्थ का हम गर्म करते हैं तो उसका घनत्व है जो कि घट जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 41वां प्रश्न आपके सामने कि जिरेनियम पौधे के किस भाग से इसका तेल जिसका उपयोग सुगंध बनाने के लिए किया जाता है निकाला जाता है, पत्तियों से, जड़ों से, तने से और फूलों से। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर जो जिरेनियम का पौधा है जिसका उपयोग करते हैं उसके तेल का उपयोग करते हैं सुगंध बनाने वाले पदार्थ के रूप में, तो वह किससे निकाला जाता है, पत्तियों से, जड़ से, तने से और फूल से। तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी उसके पत्तियों से बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी है एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी है साइटोकाइनिन और डी है टेस्टोस्टेरोन। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं साइटोकाइनिन बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, प्रमस्तिष्क में, अनुमस्तिष्क में, केसरूक रज्जु में, अतंत्रिका कोशिका में। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है। तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं केसरूक रज्जु में बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, जो केल्विन में मनुष्य का सामान्य तापमान होता है वो 310 केल्विन होता है। अगर बात किया जाए सेल्सियस में तो 37.5 के आसपास रहता है, वो सेल्सियस में तापमान रहता है सामान्य। उसके बाद से अगर फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो 98 पॉइंट कुछ रहता है, वो फ़ारेनहाइट में मान रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि नमक को बर्फ़ के साथ मिलाने से इसके हिमांक घटता है, वृद्धि हो जाता है, अप्रभावित होता है, पहले घटता है फिर वृद्धि होता है। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जब नमक को किसी बर्फ़ के साथ मिला देते हैं तो इसके हिमांक है जो कि घट जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो किसी अर्धचालक का प्रतिरोध है जब उसको गर्म करते हैं तो घट जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 47वां प्रश्न है कि विशाखापट्टनम प्रसिद्ध है टेलीविज़न सेट के लिए, घड़ियों के लिए, पानी जहाज निर्माण के लिए, हवाई जहाज निर्माण के लिए। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो विशाखापट्टनम है ये पानी जहाज के निर्माण के लिए प्रचलित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मिलान गलत है। चलिए इसको देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है चेपक स्टेडियम चेन्नई, फिरोज शाह कोटला दिल्ली,
बेब्रॉन स्टेडियम लंदन और ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। बताइए यहाँ पर कौन सा गलत है। जैसे बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर 48वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बेब्रॉन स्टेडियम लंदन, ये गलत है। बाकी यहाँ पर चेपक स्टेडियम चेन्नई में है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में है और ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 49वां प्रश्न है कि बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 12 मार्च, 22 मार्च, 21 अप्रैल, 21 मई। जल्दी से बताइए यहाँ पर बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो 49वां प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 50वां प्रश्न है कि तानसेन का सम्मान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया। तानसेन सम्मान जो है वह किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं मध्य प्रदेश बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। तो इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।